Hope I am audible to all of you. Today you may experience some technical errors due to the bad weather. So मैं अगर कभी भी ऑडिबल नहीं रहूँगा तो मुझे चैट बॉक्स में लिख देना, या कोई तो भी एक आप में से एक माइक ऑन करके मुझे बोल देना कि मैं ऑडिबल नहीं हूँ। ओके। तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? हमने चैप्टर से शुरुआत की है। आपको आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स में लिखो आपको स्क्रीन दिख रहा है या नहीं, उस हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूंगा फिर। ओके ओके गुड। तो हमने लास्ट टाइम अपने पहले लेक्चर में शुरू किया था इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसमें हमने पहले लेक्चर में सीखा था व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट्स डेफिनेशन एंड यूज ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज क्या है, और some qualitative and quantitative analysis we have studied in last lecture. Today we are going to learn mathematical operations and some what is error, and some scientific notations which we have to study today. तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड एरर एनालिसिस। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करते वक्त किया, अच्छे से किया, पर उसका रिजल्ट, इफ वी फेल टू रिपोर्ट आवर रिजल्ट्स, देन एवरीथिंग वी हैव डन इज यूजलेस। अगर हमने अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया पर अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद हमने रिजल्ट एक्यूरेट नहीं रिपोर्ट किए तो उस एनालिसिस का कुछ भी मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो रिजल्ट्स हमने फेल रिपोर्ट किए। तो द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज इज अ ग्रेट कंसर्न इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। Also, there can be intrinsic errors in the analytical measurement. While doing analytical experiment, some intrinsic errors may happen. मतलब कोई भी एरर हो सकता है। अगर आपको समझो कि 10 ml पिपेट आउट करके HCl डालना था, आपने 10.5 ml डाला, किसी ने 9.5 ml डाला, तो ये जो एरर्स है, एरर कैन बी मैन्युअल और द इंस्ट्रूमेंटल। मैन्युअली भी एरर हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, मैन्युअल एरर भी हो सकता है और इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है। देन there can be intrinsic error in the analytical measurements. The numerical data obtained experimentally are treated mathematically to reach some quantitative conclusion. मतलब जो मैंने अभी जैसे बोला कि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मगर उसके बाद आपको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ता है टू रीच फाइनल क्वांटिटेटिव कंक्लूजन। तो उस मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर कुछ एरर हुआ तो आपका फाइनल कंक्लूजन है वो गलत आने वाला है। तो उसके लिए एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है।
Therefore, an analytical chemist has to know how to report the quantitative analytical data. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको वो एनालिटिकल डेटा कैसे प्रेजेंट करना है. Indicating the extent of accuracy of measurements. Perform the mathematical operation and properly express the quantitative error in the results. In the following subsection, we will consider these aspects related to the measurements and the calculation. अगर आप पेज नंबर 15 का अगर फिगर देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एरर क्या होता है. अभी एरर का मैं डेफिनेशन बता दूं. व्हाट इज एरर? एरर क्या होता है? अ मेजर ऑफ द एस्टिमेट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू. मतलब आपको 10 ml सॉल्यूशन डालना था, तो आप फिगर में देख सकते हो किसी ने 10.2 डाला है, 10.3 डाला है, एग्जैक्ट 10 नहीं है, तो वो मार्किंग आपको दिख रहा है. तो वो जो एरर है उसको हम एरर बोलते हैं. जो डिफरेंस आता है 10.1, किसी ने 9.5 डाला, 9.9 डाला, तो वो जो प्लस माइनस 0.1 का जो डिफरेंस है उसको हम एरर बोलते हैं. मीन्स क्या? 0.1 का एरर हुआ. सबको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है? करेक्ट. ओके ओके, थैंक यू. तो अभी हम देखेंगे कि आगे जाएंगे. अभी साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन क्या है और उसका यूज क्या है? साइंटिफिक जनरली क्या होता है कि साइंटिस्ट जो रहते हैं उनको बहुत बड़े फिगर के साथ डील करना पड़ता है. अभी आपके सामने इधर पैराग्राफ में दो फिगर दिख रहे हैं. एक 60222, आप देख रहे हैं कि उसके उसके बाद कितने सारे जीरोज है. अगर ये फिगर है तो ये फिगर के साथ डील करते वक्त कुछ एरर हो सकते हैं. इसलिए साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं. साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं? जो लार्ज नंबर है और जो स्मॉल नंबर है उसको हम ऐसे फॉर्मेट में लाके रखते हैं जिससे हमें आगे का कैलकुलेशन करने में इजी होता है. तो हम उसके बारे में देखेंगे. तो पहले हम ये बड़ा वाला फिगर कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम एक छोटा एग्जांपल लेंगे. अगर आपको 124 साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हम 124 साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे? तो पहले हमें उसके लिए हम पहले एक पैराग्राफ वो पढ़ लेते हैं. अ केमिस्ट हैज टू डील विद द नंबर एज लार्ज एज, जो नंबर लिखा है उतने लार्ज नंबर तक हम साइंटिस्ट को डील करना रहता है. और इसमें एरर हो सकते हैं. सो अभी एक 6022 के बाद आप कितने जीरो है आप देख सकते हो. उसमें अगर किसी ने गलती से 2 जीरो या 1 जीरो कम लिख दिया और 1 जीरो या 1 जीरो ज्यादा लिख दिया, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है उसमें आपको पक्का गलत रिजल्ट मिलने वाला है. क्योंकि किसी ने 1 जीरो कम कंसिडर किया, किसी ने एक से दो ज्यादा, जीरो ज्यादा लिख दे, तो आपको फाइनल रिजल्ट गलत मिलने वाला है. So to avoid the writing of so many zeros in the mathematical operation, scientific notation, that is exponential notation are used. इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं. तो साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हियर एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू ए फॉर्म n into 10 raised to n, n into 10 raised to n, where small n is the exponent having positive or negative value and n can be vary. मतलब जो स्मॉल n है वो एक्सपोनेंट है आपका. वो जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अब वो पॉजिटिव कब रहता है और नेगेटिव कब रहता है वो मैं आगे जाके बताऊंगा. जब हम कुछ एग्जांपल कंसिडर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा. तो जो n रहता है
वो पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है। और कैपिटल एन जो है, सो कैपिटल एन कैन वेरी फ्रॉम, सो कैपिटल एन शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 बट शुड बी लेस देन 10। मतलब कैपिटल जो एन जो है वो 1 से लेके 9 तक कोई भी रह सकता है, बट वो 10 से स्मॉल होना चाहिए। अभी आप मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी इधर एक पैराग्राफ के लास्ट में एक जो फिगर है 0.00015, ये अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो ये आप लिखोगे 1.4 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अभी ये 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ कैसे आया? तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मेट है, एक सिंपल वे है जिससे हम ये लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी आ, मुश्किल नहीं है ये लिखने में, या कौन सा एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, ये एकदम इजी मेथड है जिससे आप ये लिख सकते हो। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या है? द फॉर्मेट फॉर राइटिंग दिस नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन इज वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना रहता है? फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर फॉलोड बाय डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट, एंड देन all the rest of digits of the number raised to 10 पावर। मैं आपको अभी बताता हूँ इसमें क्या है। अगर आप इस नंबर को देखोगे तो इसमें डिजिट कौन से है, मतलब जीरो छोड़ के आपको क्या दिख रहा है? चैट बॉक्स में लिखो आप, नंबर क्या है जीरो छोड़ के? कोई भी लिखो। 15, करेक्ट। तो 15 हम नंबर कंसिडर करेंगे, तो अगर आपको 1.5 लिखना है तो आपको जीरो और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 तक आने तक कितना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना पड़ा आपको? तो जीरो के बाद पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 4। अब ये आपने पहले डेसिमल पॉइंट जीरो के बाद था, वो आपको डेसिमल पॉइंट 1 को शिफ्ट करने के लिए आपको कितना स्टेप आगे बढ़ना पड़ा? तो 4 स्टेप। तो आपका ये क्या आया? नोटेशन क्या आया? 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करने के लिए आपको कितना पॉइंट आगे जाना पड़ा, कितना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना पड़ा कि जो आपको 1.5 मिला, तो वो आपको 10 में -4 ऐसे लिखना है। मतलब आपका फिगर आया 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अभी ये -4 क्यों? अगर आप देखोगे तो आपका 1.5 ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है वो 0.0015 से बड़ा है। तो अगर आपका ओरिजिनल नंबर नोटेशन में जो आपने 1.5 फिगर यूज किया है उससे कम रहेगा, तो आपका एक्सपोनेंट जो है वो निगेटिव में आएगा। और अगर कंसिडर करो ये पिछले वाला जो बड़ा नंबर है जिसमें लिखा है जो 6022222 समथिंग जो नंबर है, उसका एक्सपोनेंशियल फिगर कैसा लिखा है इन्होंने? 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे 23 पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो 6.022 से बड़ा है, इसलिए आपने वो पॉजिटिव में लिया। और इधर 0.00015 ये कम है 1.5 से, स्मॉल है, इसलिए आपने एक्सपोनेंशियल, आपका एक्सपोनेंट निगेटिव में आया। पता चला आपको निगेटिव में कब आता है एक्सपोनेंट और पॉजिटिव में कब आता है? जब आपका ओरिजिनल नंबर
बड़ा रहता है तो एक्सपोनेंट में आपको पॉजिटिव आता है, और आपका ओरिजिनल नंबर अगर स्मॉल है तो एक्सपोनेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त आपका एक्सपोनेंट निगेटिव में आता है। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि 124 अगर ये आपको नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में, तो कैसे लिखोगे आप? कोई बता सकता है मुझे? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो कोई भी एक माइक ऑन करके मुझे बता दो कि 124 आपको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? कोई भी बताओ, संकल्प बताओ, अथर्व बताओ, यस संकल्प बताओ। आप माइक ऑन करके बताओगे या आप चैट बॉक्स में लिखोगे, कैसे करोगे? यस संकल्प। 10 कैसे आया? आप जरा माइक ऑन करके मुझे बताओ। 1.2 इंटू 10 ये कैसे आया? 10 कैसे आया बताओ मुझे। सर 1.2 इंटू 10⁻²। करेक्ट करेक्ट। अभी सॉरी। आपने आपने कैसे किया मुझे आप सबको जरा एक बार एक्सप्लेन करके बताओ, मतलब सबको समझ में आएगा फिर। Okay. So we have got the number 120. So we'll start with 1.2 cos 1.2. So 1.2 into 100 is 120. यस 200 करेक्ट। is 10 raised to power 2. So 1.2 into 10 raised to सॉरी power 2. सॉरी, थोड़ा आपको डिस्टर्ब करता हूँ। आप 124 ही नंबर यूज कीजिए। 120 हम फोर के बारे में हम बोल रहे हैं ना, तो सबको पता चलेगा इसके लिए। हाँ, I thought it's 120. Sorry. करेक्ट करेक्ट, बोलो Only बोलो। 1.24 into 10 raised to power 2. करेक्ट। 1.24 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 124 मिलेगा। करेक्ट। तो 1.24 तक आने के लिए आपने कितना डेसिमल पॉइंट पीछे लिया? तो 1.24 मतलब 4 2 और बाद में डेसिमल पॉइंट। तो आपने दो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया, दो से। तो आपको एक्सपोनेंट में क्या लिखना है? 10⁻²। अब वो पॉजिटिव कैसे आया? क्योंकि हमारा ओरिजिनल नंबर जो है वो 124 है, और आपका आपने जो साइंटिफिक नोटेशन के लिए जो नंबर यूज किया है वो 1.24 है। मतलब 1.24 इज स्मॉलर देन 124। इसलिए जो 10⁻² जो पावर आया, अपना एक्सपोनेंट जो आया, वो पॉजिटिव में आया, 10⁻²। करेक्ट, पता चला सबको? समीर, आर्या, अथर्व। ओके। तो यहाँ पे बहुत बड़े फिगर दिए थे, इसलिए हमने एक छोटा फिगर कंसीडर किया, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली हमको साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखना है, क्या मेथड है। तो एक इजी स्टेप से आप साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हो। आपको बस इतना करना है। अभी ये जो नंबर था वो होल। अभी एक हम नीचे वाला एग्जांपल कंसिडर करेंगे जिसमें 0.00 समथिंग वो 166 ग्राम ऐसे लिखा है। तो उन्होंने उसको क्या करना है? अभी हमें जीरो से अभी 166 अपन 1.66 अगर फिगर हमने कंसिडर किया, तो उस 1 डेसिमल पॉइंट 1 के बाद शिफ्ट करने में आपको कितना पीछे आना पड़ा? तो 24 टाइम्स आपको 24 आपको स्टेप डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना पड़ा, जिससे आपको 1.66 फिगर मिला। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक्सपोनेंट जो है वो निगेटिव में है। सॉरी।
हाँ, इधर आप देख सकते हो कि एक्सपोनेंट निगेटिव में है। तो मैंने इसको ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, व्हाई दिस एक्सपोनेंट कम निगेटिव, बिकॉज योर ओरिजिनल नंबर इज smaller than your number which you have used for scientific notation, that is 1.66। तो ये इसके लिए इसका एक्सपोनेंट निगेटिव आया। तो आप अभी पढ़ो, इधर आपको पता चलेगा। नोट दैट व्हाइल राइटिंग इट वी हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट by 2 places and same is the exponent 2। अगर ये आप अभी देख सकते हो, ये एग्जांपल देख सकते हो, द नंबर 123.546 बिकम 1.23546 इंटू 10⁻²। पहले डेसिमल पॉइंट कहाँ पे था? 123 के बाद था। अभी हम डेसिमल पॉइंट 2 से शिफ्ट किया तो क्या हो गया हमारा? 1.23546, और हमने 10⁻² पावर दिया 10⁻²। सबको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। तो आपको पता चला होगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है साइंटिफिक नोटेशन लिखना। सिर्फ आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है उस हिसाब से आपको 10⁻n, मतलब जो n मतलब जो आपको एक्सपोनेंट है उसका आपको पावर देना है। तो हम अभी आगे जाएंगे। अभी हमको देखना है कि डेसिमल पॉइंट का मतलब जो साइंटिफिक नोटेशन है उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो अभी आपको देखना है, हमें देखना है। अभी एक्सपोनेंशियल नंबर का एडिशन करते वक्त क्या करना है? तो अभी हम आप प्रॉब्लम नंबर 2.1 को देखो तो हम उसमें से समझ के लेंगे। For adding 5.5 into 10⁻⁴ and 6.95 into 10⁻3, first the exponent is made equal। मतलब अगर हमको एक्सपोनेंशियल नंबर का एडिशन करना है तो हमें क्या करना है कि पहले जो दोनों साइड का जो दोनों फिगर है उनका एक्सपोनेंट सेम करवाना है। मतलब दोनों का एक्सपोनेंट अगर सेम रहेगा तो ही उसका हम एडिशन कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, 5.55 इंटू 10⁻⁴ ये हमने वैसे ही रखा, और 6.95 जो है उसको हमने 10⁻⁴ में कन्वर्ट किया। तो वो कैसे कन्वर्ट किया, हम एक डेसिमल पॉइंट फिर चले गए। इसके वजह से क्या हुआ, 0.695 इंटू 10⁻⁴ हमने एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया एक प्लेस से। तो इसको हम इसके वजह से हमें मिला 0.695 इंटू 10⁻⁴। तो अभी हमारे एक्सपोनेंट इक्वल हुए। तो हमने क्या किया, 10⁻⁴ कॉमन निकाला उसमें से, और 5.55 प्लस 0.695 इनका एडिशन किया। तो उसको उसको उसकी वजह से आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिला, 6.245 इंटू 10⁻⁴। तो एडिशन कैसे करते हैं आपको पता चला? ओके ओके। ये समीर, मैं एक बार आपको फिर से स्क्रीन दिखाता हूँ, फिर बाद में आप मुझे बताना कि अभी दिख रहा है समीर? वेट वेट वेट। अभी दिख रहा है? अभी मेरे यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं रहा है, क्यों हाफ दिख रहा है एक बार अभी देखो।
वेट वेट अ मिनट, मैं कुछ तो एक करता हूँ। 2 मिनट दो मुझे। अभी दिख रहा है सबको? थोड़ा चैट बॉक्स में लिख दो, मुझे कंफर्म कर दो। एक बार देखो और मुझे कंफर्म बताओ कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं, बुक अच्छे से। मैं अभी चैट बॉक्स में शिफ्ट होता हूँ। इधर पर। प्लीज चेक नाउ। अभी देख रहा है क्या, देखो। होप नाउ विजिबल। ओके ओके, थैंक यू। अभी अगर प्रॉब्लम नंबर 2.1 आप देखोगे, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपको अगर एडिशन करना है एक्सपोनेंशियल नंबर का, तो आपको पहले क्या करना पड़ता है कि आपको दोनों साइड का एक्सपोनेंट इक्वल करना पड़ता है। इसलिए हमने क्या किया, 5.5 इंटू 10⁴ वो वैसे ही रखा। और 6.95 इंटू 10⁵ उसका जो 10⁵ था, वो 10⁴ करने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि डेसिमल पॉइंट को एक साइड, एक स्टेप से आपको ये का शिफ्ट करना पड़ा। तो हमने उसको 0.695 इंटू 10⁴ ऐसे करवा के लिया। पहले हमने एक्सपोनेंट इक्वल करवाया, तो उसके वजह से हम क्या कर सके, एक्सपोनेंट इक्वल करने की वजह से आप 10⁴ कॉमन निकाल सके उसमें से। और आपने 5.55 प्लस 0.695 इसका एडिशन किया, और आपको आंसर मिल गया 6.245 इंटू 10⁴। ओके। आप सबके पास, आपके सबके पास बुक है, हार्ड कॉपी है? अभी लेक्चर के सामने है। अभी आप देख रहे हो सब लोग टेक्स्ट बुक, अपना जो हार्ड कॉपी है आपके पास, वो अभी आपने लेक्चर में साथ में रखा है। संकल्प ने रखा है, अथर्व, समीर, समीर, आर्या। ओके, तीनों ने भी रखा है। आर्या,
ओके, तो आप एक आज का दिन थोड़ा सा बेर कर लो। आप हार्ड में जो आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं आपको पेज नंबर वगैरह सब बता दूंगा, प्रॉब्लम नंबर भी बता दूंगा। आप आज का एक दिन आपके हार्ड बुक में देख के आप लोग समझ लो, क्योंकि स्क्रीन का थोड़ा इशू आ रहा है तो हम उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ओके, सबको चलेगा? ओके, तो आपको ये मैंने अभी एडिशन जो दिखाया वो आपको सबको पता चला कि क्या करना रहता है। जब आपको एक्सपोनेंशियल नंबर का अगर एडिशन करना रहता है तो आपको क्या करना है, पता चला? ओके, गुड गुड। अभी ये हमने प्रॉब्लम नंबर 2.1 में क्या देखा कि हम एडिशन करते वक्त क्या करना है। अभी हमें सब्सट्रैक्शन करते वक्त क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन करते वक्त भी आपको वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। फर्स्ट वी हैव टू मेक द एक्सपोनेंट इक्वल एंड देन वी हैव टू डू द सब्सट्रैक्शन। मतलब क्या करना है अभी, अब एग्जांपल 2.2 देखो। द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स कैन बी डन एज शोन बिलो। 3.5 into 10 raised to minus 2 minus 5.8 into 10 raised to minus 3। अभी उसमें क्या करना है हमको, 5.8 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 जो है उसको हमें 10 रेस टू माइनस 2 में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, अब पहले एग्जांपल में हमने जैसे किया कि 6.95 को 0.695 करके उसको एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके हमने 10 रेस टू 4 करवाया। वैसे अभी सेम हमें इस फिगर को 5.8 से कन्वर्ट करके 0.58 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 किया हमने। तो अभी आपको क्या मिला इसमें से कि 10 रेस टू माइनस 2 आपका जो एक्सपोनेंट है वो दोनों जगह पे इक्वल हुआ। तो आपने 10 रेस टू माइनस 2 कॉमन निकाला और 3.5 ये 3.5 में से 0.58 सब्सट्रैक्ट किया, तो आपको फाइनल रिजल्ट मिला 2.92 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। पता चला निगेटिव मतलब सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन। एक सिंपल स्टेप है कि आपको पहले क्या करना है, एक्सपोनेंट जो है वो आपको इक्वल करना है, और एक्सपोनेंट इक्वल होने के बाद आप वो पार्ट जो है वो कॉमन ले सकते हो, और बाकी के डिजिट का आपको सब्सट्रैक्शन और एडिशन जो भी है वो करना है। समझ में आया जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करना है? ओके, अभी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉब्लम नंबर 2.3, प्रॉब्लम नंबर 2.3 देखेंगे हम। उसमें क्या है देखो, अभी 5.6 इंटू 10 रेस टू 5 इंटू 6.9 इंटू 10 रेस टू 8। इसमें क्या किया हमने, अभी मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपको क्या, मल्टीप्लिकेशन तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन से भी ज्यादा इजी है। इसमें क्या करना है आपको, एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल नहीं करना पड़ता। तो आप क्या करोगे, जो नंबर है वो एक साथ लिखोगे 5.6 और उधर का 6.9, इसका मल्टीप्लिकेशन अलग से करोगे, और 10 रेस टू 5 प्लस 10 रेस टू 8, मतलब 10 रेस टू 5 प्लस 8 जो एक्सपोनेंट है 5 और 8 उसका एडिशन करोगे आप, और वो 10 रेस टू 5 प्लस 8 लिखोगे। तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 5.6 इंटू 6.9, इसका जो आंसर मिला है आपको वो इंटू 10 रेस टू 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 रेस टू 13। इतना सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है कि 10 रेस टू ऊपर जो पावर है उसकी एडिशन करना है आपको, मतलब 5 प्लस 8, जो 5 पावर है 10 रेस टू 5 और 10 रेस टू 8 वो आपको एडिशन करना है, और वो आपको लिखना है कि 10 रेस टू 13, और आगे पीछे वाला जो नंबर है उसको मिला के आपको उनका मल्टीप्लिकेशन करना है 5.6 इंटू 6.9, और जो रिजल्ट आया वो आपको लिखना है। और अगर इन्होंने अब बाद में एक क्या स्टेप किया है, 13.64 इंटू 10 रेस टू 13 था, उसको एक डेसिमल पॉइंट और पीछे शिफ्ट किया तो वो उसका पावर और एक बढ़ गया।
मतलब क्या हुआ 3.864 इंटू 10⁻14। एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया इसलिए उसका एक पावर एक से बढ़ गया और वो 10⁻13 जो था उसका 10⁻14 हो गया। अभी नीचे का एग्जांपल देखो। नीचे के एग्जांपल में 2.4 में क्या है 9.8 इंटू 10⁻2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻6। तो इसमें भी हमने सेम किया 9.8 मतलब जो फिगर है वो नंबर है वो पहले एक साथ में लिया 9.8 इंटू 2.5 और बाद में 10⁻2 प्लस -6। अभी -2 प्लस -6 का क्या हुआ -2 -6, तो उसका क्या रिजल्ट आया -8। -2 -6 क्या हुआ एडिशन करना है आपको और जो साइन आएगा वो हायर नंबर का आएगा -6 माइनस, तो इसलिए -6 साइन आया 10⁻8। ये आपको पता चला। ये आपको पता है कि एडिशन कैसे करना रहता है, -2 प्लस -6 रहेगा तो कैसे करते हैं पता है आपको ना। अथर्व प्लीज माइक ऑन करके बताओ आप कि कैसे करना रहता है, मतलब समीर को भी पता चलेगा, समीर ने नो लिखा है। अथर्व। Sir, can you repeat the question, sir? हाँ बोलो। Sir, can you repeat the question? अगर आपको 10⁻2 वो जो एक्सपोनेंट है +2 -2 प्लस -6 इसका एडिशन कैसे होता है वो जरा समीर को एक्सप्लेन करो। सर, जो ऊपर है उसको ऐड कर देने का हाँ, डायरेक्ट बस। नहीं नहीं, पर वो -2 प्लस -6 इसका एडिशन कैसे होता है, वो -8 कैसे आया वो। सर तो वो -6 का साइन चेंज हो जाएगा। करेक्ट, तो वो -2 -6 हो गया पर उसका एडिशन है -2 -6 प्लस -8। समीर पता चला आपको कैसे रहता है। समीर। ओके, तो अभी उन्होंने फिर से इधर नेक्स्ट स्टेप क्या किया है 24.50 इंटू 10⁻8। तो वो -8 है, उसमें क्या फिर से किया है उन्होंने कि 2.4 एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया, 2 के बाद डेसिमल पॉइंट आया अभी और उसके वजह से एक पावर उधर बढ़ा, तो इधर क्या हुआ -2। अगर एक एक से आपको ये करना है तो यहाँ पे निगेटिव साइन है इसलिए वो 10⁻7 आ गया, -7 बड़ा है -8 से। करेक्ट ना। निगेटिव का आपको पता है ना, निगेटिव कैसे रहता है, निगेटिव -8 ये स्मॉल स्मॉल है -7 से। ओके, तो कोई बताएगा आपको कि एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हुए फर्स्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपको क्या फर्स्ट स्टेप करना पड़ता है। समीर बोलो आप माइक ऑन करके कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपको पहले क्या करना पड़ता है। Sir, we have to write the बोलो बोलो। Sir, we have to write the values first given in the problem and then add or subtract it. But what first step we have to do, we have to equal the exponent. Yes, sir. Yes. When you equal the exponent, after that you can do the addition. For that you have to first Yes. equalize the exponent. दोनों साइड का एक्सपोनेंट आपको पहले इक्वल करके लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो ये पहला स्टेप आप ध्यान में रखिए कि उसको पहले आप, अगर पहले से ही दिया हो, अगर एग्जांपल ऐसे ही रहता
5.55 इंटू 10⁴ और 6.95 इंटू 10⁴, तो आपको कोई उसमें चेंज नहीं करना, डायरेक्टली 5.55 प्लस 6.95 कर सकते थे, पर यहाँ पे सिचुएशन अलग है, दोनों के एक्सपोनेंट Yes, डिफरेंट, sir. तो आपको पहले एक्सपोनेंट फिक्स करना पड़ेगा, बाद में आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ओके समीर? Yes. ओके, यू कैन स्विच ऑफ द माइक। या तो अभी ये हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल नोटिफिकेशन मतलब साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटिफिकेशन हम कैसे लिखते हैं, मतलब हायर और लोअर नंबर हम कैसे इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। और बाद में हमने सीखा कि एक्सपोनेंशियल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो क्या है? 2.3.2 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। तो आपको पता है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या है? मतलब कोई भी आसान भाषा में बताओ मुझे, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब है। एक्यूरेसी तो सबको पता रहेगा, एक्यूरेसी क्या रहता है? कोई बता सकता है मुझे एक्यूरेसी का मीनिंग? हम लोग बोलते हैं कि एक्यूरेट मुझे इतना रीडिंग मिला, एक्यूरेट मुझे, मैंने इतना परसेंट सोचा था मुझे 12वीं या 12th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में मिलेगा, मुझे एक्यूरेटली उतना ही परसेंटेज मिला। मतलब मैंने 90 सोचा था तो मुझे 90% ही मिला। एग्जैक्टली, एग्जैक्ट, परफेक्ट, करेक्ट। बट उसका डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्यूरेसी मतलब क्या? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। अभी इसके लिए अब आप प्रॉब्लम नंबर 2.5 एक बार देख सकते हो, उससे आपको पता चलेगा। मैं आपको उस प्रॉब्लम के आधार से बताऊंगा कि एक्यूरेसी का मतलब क्या रहता है। आप देख रहे हो ना पॉइंट नंबर, प्रॉब्लम नंबर 2.5, 15 पेज नंबर पे लास्ट कॉर्नर में लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, दिख रहा है ना सबको प्रॉब्लम नंबर 2.5? ओके, तो उसमें वो प्रॉब्लम में एक बार मैं पढ़ता हूँ। इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट सैंपल ऑन decomposition give following data. The sample contain 3.8 gram of oxygen and the actual mass of oxygen in the quantity of potassium chlorate is 3.92. इसमें क्या हुआ अभी आपका? 3.92 ये आपका पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्वांटिटी था, पर आपको डिकम्पोजिशन के बाद कितना मिला? 3.8 ग्राम। Yes, Samir. Aim of any measurement is to get the exact value. कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट का जो एम रहता है वो क्या है? करेक्ट वैल्यू आपको उसमें से निकालना रहता है। अभी इसमें क्या हुआ कि आपको 3.92 एक्चुअली एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन उसमें पोटेशियम क्लोरेट में प्रेजेंट था, पर आपको क्या मिला? 3.8। अभी इसमें क्या हुआ? ये 3.8 क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू, आपको ऑब्जर्व वैल्यू क्या मिला? 3.8 टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है अपनी? 3.92। तो क्लोजनेस ऑफ दैट ऑब्जर्व वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, मैं आपको एग्जांपल क्यों दिया? ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू क्या रहता है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एग्जांपल आपको दिया कि आपको 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये क्वांटिटी मिला, पर एक्चुअल क्वांटिटी कितना प्रेजेंट था? 3.92। तो सो ऑब्जर्व वैल्यू इज 3.8 ग्राम एंड एक्चुअल वैल्यू इज 3.92। तो इस दो वैल्यू में कितना क्लोजनेस है, कितना दो वैल्यू ये मैच हो रहा है, उसके हिसाब से वो आपको एक्यूरेसी कहलाती है। अगर 3.92 मिलता तो वो आपका रिजल्ट 100% एक्यूरेट रहता। अभी आपको 3.8 मिला, तो वो 3.8 मिला, इसका मतलब क्या है? जो 3.8 मतलब आप अगर उसको 3.92 में से माइनस करोगे, जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपका एरर था, ये आप बोल सकते हो कि। तो अभी हम देखेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट।
aim of any measurement is to get the accurate value called as a true value or accepted value of the quantity. ये अभी आप हमने अभी इस एग्जांपल से देखा कि ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू क्या रहती है। ट्रू वैल्यू मतलब जो एक्चुअल प्रेजेंट है, और ऑब्जर्व वैल्यू मतलब क्या, जो आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आपको आई, वो ऑब्जर्व वैल्यू। नियरनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज अ एक्यूरेसी। जो मैंने अभी आपको बताया कि नियरनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, आपकी मेजर की हुई वैल्यूज वो आपके ट्रू वैल्यू से कितना मैच हो रही है, उसको आप एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, उससे आप बोल सकते हो। लार्ज द एक्यूरेसी स्मॉलर द एरर। अभी इसे पता चलेगा आपको 3.92 में आपको कितना मिला, 3.8 मिला। अगर 3.90 मिलता तो वो थोड़ा और नजदीक था 3.92 से, तो एरर आपका और कम हो गया। 3.8 में एरर ज्यादा था, आपको वैल्यू 3.90 मिला, तो आपका एरर उससे भी थोड़ा कम हुआ, क्योंकि आपका ट्रू वैल्यू क्या है, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है, 3.92। So larger the accuracy, smaller is the error. Accuracy depends upon the sensitivity or least count, the smallest quantity that can be measured. इसको बोलते हैं हम least count. आप maximum smallest quantity that you can measure of the measuring equipment. Consider for example, अभी वो आपको जो फिगर नंबर 2.1 दिया है, उसका अभी आप एक्सप्लेनेशन देखो, उसमें क्या लिखा है। द ब्यूरेट रीडिंग ऑफ 10.2 ml फॉर ऑल द थ्री सिचुएशन इन द फिगर 2.1 द रीडिंग वुड बी नोटेड एज 10.2। अभी आप तीनों भी फिगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये तीनों ही वैल्यू आप रिपोर्ट कैसे की है, 10.2। ऐसा क्यों है, आपको एक जगह आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी किसी का 10.1 के थोड़ा ऊपर, 10.2 के एग्जैक्ट लेवल पे है। सेकंड जो रीडिंग है वो 10.2 के थोड़ा ऊपर है, 10.1 और 10.2 के बीच में है। तीसरा अगर देखोगे आप, वो 10.2 के थोड़ा नीचे आया है। तो वो क्या है, फॉर ऑल द थ्री सिचुएशन इन द फिगर 2.1 द रीडिंग वुड बी नोटेड एज 10.2। पर नोट क्या किया है हमने, 10.2। It means that there is an uncertainty about the digit appearing after the decimal point in the reading 10.2 ml. This is because the least count of the burette is 1.1 ml. मतलब अगर ये burette देखोगे तो उसमें डिफरेंस कितना है, 0.1 ml का है। जो आप लाइन देखोगे वो हर एक लाइन का मतलब क्या है, हर एक लाइन 0.1 ml रिप्रेजेंट करती है। 9.1, 9.2, 9.3 ऐसा करके 9.5 एंड 9.5 के बाद 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 एंड 9.10। मतलब हर एक लाइन में कितना क्या वैल्यू है उसकी, 0.1 ml। तो अगर आपके थोड़ा भी नीचे आया है पॉइंट, जो रीडिंग है आपको थोड़ा नीचे दिख रहा है, फिर भी आप उसको क्या कंसिडर कर रहे हो कि 10.2 मिला है। The meaning of the reading 10.2 ml is that the true value of the reading lies between 10.1 ml to 10.3 ml। मतलब दो नंबर का फिगर देख रहे हो, उसमें थोड़ा 2 के ऊपर है, 0.2 ml के थोड़ा ऊपर है, तो 10.1 और 10.2 के बीच में है। नीचे वाला तीसरा फिगर देखोगे तो उसमें क्या हुआ है, 10.2 और 10.3 के बीच में है। पर अगर वो आप कंसिडर क्या रहे हो कि 10.2 मिला है। मतलब दिस मीनिंग ऑफ द रीडिंग the meaning of the reading 10.2 ml is that the true value of the reading lies between 10.1 ml and 10.3 ml. This is indicating by writing that 10.2 plus minus 0.1 प्लस माइनस 0.1 ये क्यों आया, 10.1 कंसिडर और 10.3 कंसिडर किया है उसमें, तो उसके बीच में आपका वो 10.2 किधर तो शिफ्ट हो रहा है। तो उसमें इस वजह से क्या हुआ, वो जो 0.1 है वो 0.1 एरर है आपका। आपको 10.2 चाहिए था, वो थोड़ा 10.1, 10.3 आपका एरर हो चुका है। Hence the burette reading has an error of 0.1 ml.
एरर में बी एक्सप्रेस एज एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर। एरर दो टाइप के रहते हैं, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। अभी एरर मतलब क्या, अ मेजर ऑफ द एस्टिमेटेड डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड इट्स ट्रू वैल्यू। मतलब आपको 10.2 रीडिंग चाहिए था, आपको 10.3 दिख रहा है, तो उसमें क्या हुआ, 0.1 ml का आपको एरर हुआ। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का डेफिनेशन भी हम देखेंगे। रिलेटिव एरर इज जनरली अ मोर यूजफुल क्वांटिटी देन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। मतलब आप रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ता है, और एब्सोल्यूट एरर का रेशियो विथ ट्रू वैल्यू, वो जो आपको मिलेगा वो आपको रिलेटिव एरर मिलेगा। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर divided by true value into 100. There can be error in a measurement due to number of reasons, including efficiency of person doing measurement. आपका जो एरर है वो कहीं से भी आ सकता है। एरर मैन्युअल भी हो सकता है, मैंने जैसे पहले बताया। एरर एक एरर इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, इक्विपमेंट एरर भी हो सकता है। किसी का हर एक आदमी के हैंड स्किल के ऊपर डिपेंड रहता है। कोई कोई कि मैंने किसी को बोला कि ब्यूरेट में से एग्जैक्ट 10 ml डालो, तो किसी का 9.5 भी पड़ सकता है, 9.9 पड़ सकता है, किसी का एग्जैक्टली 10 गिर सकता है, किसी का 10.2 गिर सकता है। तो जो वो 10 से आगे जो डेविएशन मिलता है आपको उसको आप एरर बोलते हो। किसी ने 10 के वजह से 10.2 डाला, तो उसने क्या किया, 0.2 ml का एरर किया, 0.2 ml उसने ज्यादा डाला। तो इस वजह से आपको रीडिंग में, आपके कैलकुलेशन में भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो आपने करते वक्त आपका कुछ तो मैन्युअल एरर हुआ है। तो आपको एक्यूरेसी मतलब पता चला कि एक्यूरेसी क्या रहता है, क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी आर नोटेड टू मिनिमाइज द एरर। आप मल्टीपल टाइम वो परफॉर्म कर सकते हैं, उससे आपको क्या करता है कि आप एरर मिनिमाइज कर सकते हो। मतलब आपको मैंने 10 ml निकालना पड़ा, 10 ml डालने को बोला, आप वो रिपीट किया, 2-3 बार आपने डाला, तो आपको उससे आप एरर मिनिमाइज कर सकते हो। इफ द रीडिंग मैच क्लोजली, दे आर सेड टू बी दे आर सेड टू हैव हाई प्रिसीजन। मतलब अब आपको समझो कि मैंने बोला था आपको 10 ml डालना है, संकल्प ने डाला 10.2 ml, अथर्व ने डाला 10.1 ml। तो उसमें क्या हुआ, 6 रीडिंग हमने 6 लोगों को डालने को बोला, तो उसमें क्या हुआ, सब लोगों का, बहुत लोगों का मैच हुआ रीडिंग। किसी ने 10.1 डाला, 10.2 डाला, तो वो ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने एकदम डायरेक्ट से 10.5 डाला, 11 डाला। अगर ऐसा रहता तो वो प्रिसाइज नहीं है। अब अगर आपके रीडिंग मैच हो रहे एक दूसरे से, तो वो हम बोल रह सकते हैं कि वो मेथड प्रिसाइज है। हाई प्रिसीजन implies reproducibility of the reading. हाई प्रिसीजन इज प्रीरिक्विजिट ऑफ हाई एक्यूरेसी। मतलब क्या है, आपका प्रिसीजन अगर हाई है तो आपकी एक्यूरेसी भी हाई है। अभी मैं इसके लिए आपको एक हम पहले क्या करते हैं कि आपको जो एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर बोला, उसका हम पहले एक एग्जांपल देख देते हैं। तो आप एक बार प्रॉब्लम 2 नंबर 5 एक बार देखो। तो उसमें क्या लिखा है, इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड सैंपल ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स फॉलोइंग डेटा। द सैंपल कंटेन 3.8 gram of oxygen and the actual mass of oxygen in the quantity of potassium chloride is 3.92. Calculate the absolute error and the relative error. उसमें आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपकी ऑब्जर्व वैल्यू क्या है 3.8, एंड आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू मतलब आपकी ट्रू वैल्यू क्या है 3.92। तो आप इसका आसानी से आप कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, 3.8 माइनस 3.92।
is equal to 0.12 gram. The negative sign indicates that your experiment result is lower than the true value. वो आपको डिजिट देख के भी पता चल रहा है कि आपका जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो लोअर है देन ट्रू वैल्यू, इसलिए आपका जो एब्सोल्यूट एरर आया वो नेगेटिव में आया। समझ में आ रहा है आपको? 3.92 आपका एक्चुअल वैल्यू है और आपको मिला 3.8, तो आपका जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कम आया है 0.12 ग्राम से, तो वो आपका, इसलिए आपका साइन उसमें निगेटिव आया। और अभी आपको एब्सोल्यूट एरर का ये मिला, नंबर मिला, क्या है? 0.12 ग्राम। तो उससे आप अभी रिलेटिव एरर निकाल सकते हो। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100 माइनस 0.12 डिवाइडेड बाय 3.92। एब्सोल्यूट एरर क्या आया था आपका? 0.12 ग्राम डिवाइडेड बाय ट्रू एक्चुअल वैल्यू क्या था आपका? 3.92 ग्राम इंटू 100। सो आपका रिलेटिव एरर कितना आया? -3.06%। पता चला सबको कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर? अगर आपको कभी भी कोई कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो आपको सबको सच में समझ में आया या कोई पॉइंट किसी को नहीं समझ में आया? अभी तक हमने क्या देखा कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमने रूल देखा कि हमें कितना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना पड़ता है। डेसिमल शिफ्ट करने के बाद एक्सपोनेंट का जो साइन आता है वो निगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, निगेटिव कब आता है, पॉजिटिव कब आता है, वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक्सपोनेंशियल नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये भी हमने देखा। तो वो सब चीजें आपको समझ में आई? संकल्प ने हाँ बोला है, अथर्व ने हाँ बोला है, समीर? ओके, तो हम आज के दिन इतना ही, इस पे ही अभी हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने इस लेक्चर में हम देखेंगे आगे का पार्ट। तो आप इसमें क्या करोगे? आप मेन एक रूल लिख दो साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या करना पड़ता है, और ये स्टेप भी किसी नोटबुक में लिख दो कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के पहले क्या स्टेप करना पड़ता है। एक्सपोनेंट जो है वो आपको इक्वल करना पड़ता है। ये जो आसान स्टेप है वो आप लिख दो, जिसके वजह से आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है वो एक बार लिख दो, और ये फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लो कहीं पे। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है और रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है। ओके, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ओके, सो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।